हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आईटी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो सब्जेक्ट है उसके 1 से 5 चैप्टर ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर दिए थे। आज के इस वीडियो में मैं 6 से आगे के जो 10 चैप्टर तक हैं वो कंप्लीट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आप में से किसी ने 1 से 5 तक के वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसके वीडियो की जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। वहाँ जाकर जो है आप लोग वो वीडियो कंप्लीट वॉच कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो है चैप्टर 6 से 10 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पूरे के पूरे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। 6 चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन। 6 चैप्टर का नाम है अपना ऊष्मा और तापमान और दबाव। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है तापमान को क्या संदर्भित करता है। तापमान को क्या संदर्भित करता है? विच रेफर्स द टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो है क्या संदर्भित करता है? तो गाइस, आप सभी को पता है ये ऊष्मा की अवस्था होती है। ठीक है, कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है ये टेम्परेचर से ही हमें पता चलता है। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा की ऐसा इकाई क्या है। तो ऊष्मा की ऐसा इकाई आप सभी को पता है, ऊष्मा एक तरीके से ऊर्जा का ही रूप है, इसीलिए इसकी इकाई जो है जूल होती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऊष्मा को मापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट कौन से उपकरण का यूज़ करते हैं। तो गाइस, कैलोरीमीटर का, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा का मात्रक होता है। ये ऊष्मा का एक तरीके से मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरीमीटर का ही जो है यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। देखिए सुनिए, यहाँ पे एक्चुअल में जो थर्मोमीटर कई स्टूडेंट्स लगा सकते हैं, यहाँ पे आंसर के उनको लगे यार थर्मोमीटर। थर्मोमीटर तापमान को मापता है, ये बोल रहे हैं ऊष्मा को जो है हम कैलोरीमीटर से मापते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक जो ऊष्मा होती है गाइस, इसको हम कैलोरी कहते हैं। मात्रा को क्या कहेंगे? कैलोरी। 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम छोटा सा पानी है, 1 ग्राम। ठीक है, इसके टेम्परेचर को हमें 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। ठीक है, तो उस ऊष्मा को हम एक कैलोरी कहते हैं, उसी ऊष्मा को एक तरीके से हम कैलोरी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है हमेशा एक होती है। कितनी होती है? एक। ठीक है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है। नेक्स्ट है किस प्रकार की ऊष्मा को उसकी भौतिक अवस्था में बदलने बिना किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। किस प्रकार की ऊष्मा को? उसे बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट। ठीक है, सेंसिबल हीट हम उसे कहते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है। फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक देखो यार, समझिएगा। वैसे तो पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में बात करें तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक। क्वथनांक होता क्या है? वह टेम्परेचर जहाँ पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है उसी को हम बोलते हैं क्वथनांक। ये बोल रहा है पानी फ़ारेनहाइट स्केल में, फ़ारेनहाइट के अंदर पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में, फ़ारेनहाइट पैमाने में जो पानी का क्वथनांक है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है केल्विन स्केल में पानी का जमाव बिंदु। अब देखो यार, समझिएगा, पानी का जमाव बिंदु अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में जो है ये 0 डिग्री होता है। कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर केल्विन में बात करें तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करते हैं, और 273 एक तरीके से केल्विन की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, शुरुआत होती है। तो 273 डिग्री केल्विन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन में पानी का जो जमाव बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु, वो 273 डिग्री केल्विन होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में 45 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना है और आंसर निकालना है। अगर 45 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे गाइस, तो यहाँ पे 113 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का, वो होता है डिग्री सेल्सियस गुणा 9/5 प्लस 32। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 45। 45 यहाँ पे रखोगे तो 5 से कटेगा 9 बार, 9 को 9 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 81। 81 में अगर आप 32 जोड़ दोगे ना, या ये वाला 32 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद में बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं? ये देखो यार, ये काफ़ी मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। कौन से तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर जो है समान रीडिंग देंगे? तो राइट आंसर होगा अपना
ऑप्शन सी -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होगा? -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -273 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड केल्विन स्केल में बदलें। इसको किस में बदलना है यार? ये डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने के लिए 273 अपन ऐड करेंगे। अब ये माइनस में है और 273 अपन प्लस में करेंगे तो आ जाएगा जीरो। कितना आएगा? जीरो। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले से आप लोगों को इसका आंसर निकालना है। आंसर निकाल के अगर आप लोग चेक करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, वो अधिकतम तापमान जहाँ पे मर्क्यूरी थर्मामीटर द्वारा मापा जा सकता है। मरकरी पारा थर्मामीटर, जो मरकरी थर्मामीटर है उससे हम मैक्सिमम 300 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है? टेम्परेचर मापने के लिए ये जो उपकरण है यहाँ पे, इसका नाम है बाईमीट्रिक थर्मामीटर। क्या है? बाईमीट्रिक थर्मामीटर। अच्छा देखो यार, समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बाईमेट्रिक, एक्चुअल में ये बाईमेटालिक होता है। क्या होता है? बाईमेटालिक। तो मैं ये चीज़ हमेशा कहता हूँ कि आप इंग्लिश वाला पढ़ो। कभी कभार क्या होता है, हिंदी वाले जो वर्ड है वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको जो है आपसे गलती करवा सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो है आप लोग इंग्लिश वाले जो वर्ड्स हैं, इंग्लिश वाला जो सेंटेंस है, इंग्लिश वाले जो शब्द हैं, उनको आप लोग जरूर पढ़ो। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए 3000 डिग्री सेल्सियस का इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही उच्च तापमान है, उसको अगर आपको मापना है तो कौन से उपकरण का जो है हम यूज़ करेंगे? वहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेडिएशन पायरोमीटर। किसका यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? रेडिएशन पायरोमीटर। किसका यूज़ करेंगे? रेडिएशन पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊष्मा संचरण ऊपर की ओर पर है द्वारा होता है? किस प्रकार की ऊष्मा का संचरण ऊपर की ओर प्रभाव होता है? ऊपर की ओर जो है कन्वेक्शन होता है यार। जो पानी के अंदर पानी को गर्म करते हैं ना जैसे, तो नीचे वाले कण ऊष्मा लेकर ऊपर की ओर चले जाते हैं, कन्वेक्शन, उसी को बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, सॉलिड जो ठोस होते हैं उनमें होता है चालन, और विकिरण का आपको पता है, सूर्य से जो ऊष्मा मिलती है उसको बोलते हैं विकिरण। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर की ओर जो प्रभाव होता है वो होता है कन्वेक्शन। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहलाता है? यार इसको रेखीय प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखीय प्रसार। ये कोई ठोस है, अगर इसको गर्म किया और इसकी लंबाई जो है बढ़ गई, थोड़ी सी और बढ़ गई, तो इसको बोलेंगे रेखीय प्रसार। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में प्रति किग्रा मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तापमान में प्रति किग्रा मूल लंबाई में परिवर्तन को हम बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, प्रति किग्रा मूल लंबाई में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम रेखीय प्रसार गुणांक। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई क्या है? तो रेखीय प्रसार गुणांक की इकाई तो आपको पता ही है, नंबर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक 85.5 ग्राम रेत का तापमान बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना करें। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोगों को जो है ये कैलकुलेशन निकालना है। कैलकुलेशन निकालोगे राइट आंसर आ जाएगा 128.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या है यदि 50 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला मैंने लिखा है विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए, एम सी डेल्टा टी। एम क्या है? मास है, 170 ग्राम दे रखा है। ठीक है, सी क्या है? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर में जो है ये कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है, वो, और ये टेम्परेचर में परिवर्तन, और ये जो है आप लोगों का डिग्री सेल्सियस में चेंजेस। तो गाइज इस क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल के आएगा आप लोगों के सामने जो है 0.1। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है गाइज, ऑप्शन है सॉलिड आइस। ठीक है, ठोस बर्फ में जो है सबसे अच्छी ऊष्मा चालकता होगी। ठीक है, पिघली हुई बर्फ नहीं, पानी नहीं, वाष्प नहीं, चारों में कंपैरिजन करके बताना आंसर अपन को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये चैप्टर जो है 6 कंप्लीट है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यार ये तो जनरेटर होता है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उससे हम बोलते हैं जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की इकाई क्या है? धारा की इकाई एम्पियर होती है, बच्चे बच्चे को पता है इसका आंसर। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, ये भी आपको ईजिली पता होगा। ठीक है,
किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन। पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है? विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध के कारण। ठीक है। कौन सा बहुत अच्छा चालक है? देखो चालक इनमें से तांबा है या कास्ट आयरन है, स्टील है। तो यार इनमें तो तांबा ही है। ठीक है, वैसे चांदी होती है बट इन ऑप्शंस में से जो है तांबा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज इंसुलेटर? इंसुलेटर मतलब कुचालक। देखो यार कांच कौन सा इंसुलेटर है? अच्छा, इंसुलेटर। देखो वैसे तो देखो यार ये ये भी कुचालक ही, ये भी कुचालक है, सारे के सारे क्या हैं? कुचालक ही है। कौन सा खनिज इंसुलेटर है? अब ये खनिज के लिए बोल रहा है, खनिज मिनरल, मिनरल के लिए बोल रहा है, तो फिर यहाँ पे माइका इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइका जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में शायद कुछ ना कुछ डाउट फील हो रहा है यार, इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है कुछ ना कुछ, बट अभी फिलहाल आप लोग याद रखो माइका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 3 ओम 9 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोध सीरीज में जुड़े तो सबको जोड़ दो यार। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सबको क्या कर दो? जोड़ दो। 3 9 12 12 और 5 17, 17 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? समांतर में जुड़े हैं और केवल 2 प्रतिरोध है तो दोनों का गुणा बटे दोनों का योग। ठीक है, ये कर दो, दोनों का योग होगा 10, तो 24/10 मतलब 2.4, 2.4 ऑप्शन सी में राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध 4 6 8 के 3 प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे यार? 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8, एलसीएम आएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 4 6 का 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24, 6 4 10 और 3 13, तो आ जाएगा आंसर 24/13। 24 में 13 का भाग देंगे, इसका उल्टा करेंगे ना यार, यहाँ पे क्या होता है? 1/RP होता है ये, तो इसको उल्टा करेंगे तो आर एक्चुअल जो रिजल्टेंट मिलेगा वो 24/13 मिलेगा। 13 एकम 13, 1 पॉइंट, अच्छा 24/13, देखो ऑप्शन सी में डायरेक्ट लिखा हुआ है 24/13 राइट आंसर आ गया। ठीक है, सर्किट में प्रतिरोधों की श्रृंखला कनेक्शन से कौन सा समान है? श्रृंखला कनेक्शन में धारा समान होती है भाई। जब श्रेणी में जुड़े हुए हो ना तो क्या होता है? धारा समान होती है, धारा समान होती है, सेम रहती है, सेम धारा, और वोल्टेज जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और समांतर में इसका उल्टा हो जाता है, वोल्टेज समान रहता है, करंट अलग अलग होती है। कौन सा नियम कहता है कि इस तापमान पर बंद सर्किट में गुजरने वाली धारा संभावित अंतर के सीधे समानुपाती प्रतिरोध के विपरीत कर्मानुपाती होती है? ये तो ओम का नियम कहता है, ओम बाबा का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11.5 एम्पियर यदि प्रतिरोध का मान, अच्छा प्रतिरोध का मान क्या होगा? 11.5 एम्पियर है, इतना वोल्ट है, तो आर बराबर वी बटा आई करना है यार। सिंपल सा, आर बराबर वी बटा आई करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा 33 ओम। कितना आएगा? 33 ओम। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बराबर इतना है, वी बराबर, तो करंट कितना आएगा? या वी बटा आर कर दो, 50 में 220 का भाग दे दो, 50 में 220 का, ये आर बराबर वी बटा आई, वी बटा आई। तो करंट पूछा है इसने, पूछा क्या है? इसने पूछा आपसे व्हाट इज द करंट। आई पूछा है, आई बराबर वी बटा आर, आई बराबर वी बटे आर। देखो यार ये वैल्यूज है, करंट पूछा है वी बटा आर से निकल जाएगा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। 50 मिंडी से मिंडी गई, 220 में 5 का भाग देंगे, 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, 4.4 कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। येलो आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर बराबर इतना है और आई बराबर इतना है, वोल्टेज करो, दोनों को गुणा कर दो यार, दोनों को गुणा करते ही वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा 110 वोल्ट। कितना आएगा भाई? 110 वोल्ट। जो गिवन वैल्यूज थी, जो मान था आर और आई, वी बराबर वी ज्ञात करना था, वी बराबर होता है गुणा आर। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? आई, ये देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन सी सही है। आई समानुपाती वी बटा आर, या वी बराबर आई आर इसी से निकलेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पीयर की धारा खींचता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध। देखो फिर से वही इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया। प्रतिरोध बोल रहा है आर बराबर वी बटा आई, तो ये हो जाएगा 6/0.5। अब 0.5 का भाग देंगे ना तो ये 60 हो जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। 1 घंटे में कितना वाट सेकेंड होता है?
एक घंटे में देखो यार 3600 वाट सेकेंड होता है। एक घंटे में कितना होता है? 3600 वाट सेकेंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, यदि 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? अरे यार शक्ति क्या होगी भाई? P बराबर वी आई। अब 1 वोल्ट का विभवांतर है 1 एम्पीयर धारा, तो एक को एक से गुणा करेंगे ना, यहाँ पे क्या है, एक को एक से गुणा करेंगे तो 1 वाट ही तो आएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 1 वाट। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। विद्युत शक्ति किसके बराबर होती है? विद्युत शक्ति यार देखो, विद्युत शक्ति वैसे होती है P बराबर वी आई। ठीक है, P बराबर वी आई, लेकिन वी आई तो ऑप्शन है नहीं। एक होता है I²R, तो ऑप्शन बी के अंदर देखो I²R लिखा हुआ है। ये बट्टे वाला से देख के कंफ्यूज मत होना, ये मिस प्रिंट है। विद्युत शक्ति किसके बराबर होती है? वी आई, या फिर I²R, या फिर V²/R। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, तो I²R, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 200 वोल्ट पर 10 एम्पीयर की धारा खींचता है तो यह कितनी बिजली खपत करता है? कितनी बिजली खपत करेगा भाई? आपको कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 2000 वाट। देखो यार 200 वोल्ट पर 10 एम्पीयर खींचता है, 200 वोल्ट सप्लाई पर 10 एम्पीयर खींचता है, कितनी पावर खर्च करेगा? कितनी खर्च करेगा? सिंपल सा हो गया ना क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आप खुद से निकालोगे आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमर्सन हीटर का वोल्टेज कितना होगा? पावर दे रखी है और एम्पियर दे रखा है। अब देखो इसका पूछा है वोल्टेज कितना होगा। V बराबर P बराबर वी आई होता है, तो V बराबर जो है P/I होगा। अब पावर के अंदर अगर इसका भाग दोगे आप 2.27 का, तो राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई वेबर पर मीटर होती है। क्या होती है? वेबर पर मीटर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में कौन सा कानून बताता है? अरे चुंबकीय प्रेरण के तो कौन से नियम होते हैं भाई? फेराडे के नियम। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम होते हैं ना, चुंबकीय प्रेरण के नियम किसके हैं? फेराडे के। प्रेरित ईएमएफ का सूत्र, प्रेरित ईएमएफ का सूत्र जो है BLV साइन थीटा। BLV साइन थीटा। बी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, एल लंबाई है, वी वेलोसिटी है, और साइन थीटा जो है चालक की गति, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बीच का कोण होता है साइन थीटा भी आएगा आगे, साइन थीटा। ठीक है, BLV साइन। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद में ईएमएफ का अर्थ क्या है? ईएमएफ का तो फुल फॉर्म पूछ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिकली प्रेरित ईएमएफ का उदाहरण। स्टैटिकली प्रेरित ईएमएफ जो है वो ट्रांसफॉर्मर में होता है गाइस। जनरेटर में डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मतलब गतिशील। ठीक है, इसमें भी गतिशील। और रेफ्रिजरेटर का तो कोई लेना देना है नहीं ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जो है उसमें स्टैटिकली प्रोड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मतलब स्थिर उत्पन्न ईएमएफ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोई भी भाग गतिशील नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? मोटर है, जनरेटर भी है, कार, ये दोनों हट गई। अब देखो मोटर के अंदर भी होता है, लेकिन एक्चुअल में मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसलिए यहाँ पे मोटर का आंसर, मोटर को हम, मोटर में जो बेक ईएमएफ है वो देखो गतिशील रूप से होता है, लेकिन यहाँ पे डीजीटी वाले क्या है, इसी को सही मानेंगे। कारण क्या है? जनरेटर स्पेशली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जनरेटर जो है ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे होता मोटर में भी है, बेक ईएमएफ होता है वो। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हो तो आपने मोटर्स अगर पढ़ी है तो आपको ये चीज़ पता होगी। बाकी अभी फिलहाल आप जनरेटर याद रख लो। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी? विद्युत शक्ति की इकाई तो वाट होती है, तो सबको पता है, 10th क्लास में आ जाता है। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है ये आपको खुद को करना है, देखिए यार। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स आपको निकालना है। अगर नहीं आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद में, ये इस क्वेश्चन को देखो मैं बता देता हूँ। ये तो सिंपल सी है कि ये बोल रहा है कि 1 किलोवाट ऊर्जा की खपत कितने घंटे में होगी? 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 1 किलोवाट करना है। 1 किलोवाट का मतलब है 1000। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 100 को 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद में बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की ओर, 8th चैप्टर की ओर। और 8th चैप्टर का नाम है अपना क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा इतनी है, इसका क्षेत्रफल। देखो यार वर्ग की भुजा दे रखी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर जो है, ये भुजा कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर।
तो 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गाकार प्लेट की भुजा इतनी है, उसका कर्ण कितना होगा। अब देखो भुजा इतनी है ना, तो कर्ण कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं भुजा स्क्वायर, ये भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अगर आप लोग कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, एक वर्ग की भुजा क्या होगी, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल। अब वर्ग की भुजा पूछा है क्षेत्रफल, तो इसका रूट कर दो, क्षेत्रफल का रूट करते ही 25, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई। अरे आयत का परिमाण नहीं, परिमाप पूछना चाह रहा है ये, और परिमाप होता है 2l+b, 2l+b। ठीक है, तो 2 × l+b, l+b मतलब 20+18, 20+18, 20+18 करेंगे तो 38, 38 को 2 से गुणा करेंगे तो 38 दूना 76 हो जाएगा, 38 दूना 76। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो, 80 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार और गुणा ऊंचाई, ये 5 है, ये 10 है, 2 से 5 कटेगा, 5×5 = 25, 25। ऑप्शन 20 का राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इजी इजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इस चैप्टर में से। ठीक है, आपको सारे कहते हैं, उस विषमकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप पूछ रहा है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो यार, त्रिकोण, त्रिकोण मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है तीनों को, 40 20 60 60 और ये हो जाएगा 80 88 88। ये लो, ये आ गया आंसर। बहुत सरल क्वेश्चन, ऑप्शन सी राइट आंसर। 450 की भुजा वाले समबाहुभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, संभव संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है यार, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है इतने की भुजा वाले। ठीक है, अब इसको आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो, एक तो √3/4 भुजा स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है हीरो का फॉर्मूला। ठीक है, दोनों ही सूत्र से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि वर्त का क्षेत्रफल बताओ। 50 सेंटीमीटर व्यास है और वर्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या हो जाएगी देखो 25। अब 25 वर्त का क्षेत्रफल होगा πr²। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू 3.14 गुणा 25 फिर गुणा 25। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 1962.5। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास इतना है। अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछ रहा है, व्यास इतना है। अर्धगोले का क्षेत्रफल जो है ना, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 3πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ पे r जो है वो 10 हो जाएगी क्योंकि व्यास है 20, तो 10 अगर आप वैल्यू रखोगे, 10×100, 100 को 3 से गुणा करोगे 300, और 300 को पाई से गुणा करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में इतना। ठीक है, 157.1। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 157.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यार, वो पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अब ये शंकु का चिन्ह का है। क्या है, शंकु का चिन्ह। ये पूरा तो क्या शंकु है, लेकिन ये यहाँ से देखो डैश डैश है ना, तो ये कटा हुआ है, तो ये इतना ही पार्ट है। इस पार्ट को अपन बोलेंगे शंकु का चिन्हक। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कौन इसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 9th, जिसका नाम है लीवर और सरल मशीनें। तो 9 चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास द्वारा चलती दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी में अनुपात, उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं गाइस वेगानुपात। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1000 किग्रा का भार एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किग्रा का प्रयास बल लगाया जाता है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हुआ। गाइस यार इसको इससे डिवाइड कर दो, यही मैकेनिकल लाभ होता है अपने पास, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। कितना आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील एवं एक्सल का वेग अनुपात क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सल की त्रिज्याएं इतनी है। त्रिज्याएं तो आपको पता है यार, अनुपात जो है इसको इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास में आ जाएगा ये 7 चौक 28, पंजो 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 375 को 375 को सिंपली वेग अनुपात ज्ञात करना है आपको, वेग अनुपात। ठीक है,
300, तो फर्स्ट वाली जो क्वांटिटी है उसको सेकंड वाली से अपन को डिवाइड करना है, जस्ट कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन जिसका वजन इतना किलोग्राम है उसे 60 किलोग्राम के द्वारा बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 15 मीटर तक की दूरी तय करती है, वेग का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पे गाइज अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे इसे तो वेग का अनुपात आएगा 3, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, साधारण स्क्रू जैक की दक्षता क्या है जिसका वेग अनुपात इतना है और मैकेनिकल एडवांटेज। तो दक्षता ये पूछ रहा है, तो दक्षता जो है इसकी राइट आंसर आ जाएगा 0.710। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण मशीन जिसका वेग अनुपात 4 है और एफिशिएंसी इतनी है, यदि 75 किग्रा का बल लगाया जाए तो कितना भार उठाया जा सकता है। कितना भार उठाया जा सकता है गाइज, यहाँ पे आएगा 75 किलोग्राम। कितना, 75 किलोग्राम, ठीक है, 75 किलोग्राम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीवर के फिक्स एंड सपोर्टिंग पॉइंट का नाम क्या होता है। जो फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट होता है लीवर का, उससे हम बोलते हैं फुलक्रम। क्या बोलते हैं, फुलक्रम, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील एक्सल में 150 किलो का भार उठाने के लिए कितना बल चाहिए यदि वेग अनुपात 2.5 हो और मशीन की एफिशिएंसी 75 हो। तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा अपने पास में 80 किलोग्राम, ठीक है, कितना हो जाएगा 80 किलोग्राम। फुलक्रम से लोड की दूरी को, फुलक्रम से लोड की जो दूरी होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लोड आर्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लोड आर्म। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो देखो यार, ये कैसे क्वेश्चन तो हर बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण होता है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए होता है सीजर्स का एक पेयर। कौन होता है, सीजर्स का एक पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो सेकंड ऑर्डर लीवर का उदाहरण होता है स्टूडेंट्स अपने पास में बोतल ओपनर, ठीक है, बोतल ओपनर जो है वो सेकंड ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तृतीय ऑर्डर लीवर का जो है उदाहरण वो है गाइस अपने पास में फोर्सेप्स। कौन सा उदाहरण है, फोर्सेप्स, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रकार का लीवर बेल क्रैक्ड लीवर होता है। बेल क्रैक्ड लीवर जो है कौन सा होता है गाइस, कौन सा होता है, ऑप्शन ए कर्व्ड लीवर, ठीक है, कर्व्ड लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमर का कौन सा ऑर्डर लीवर है। क्लाइमर कौन सा ऑर्डर लीवर है, कौन सा ऑर्डर लीवर है, ये है फर्स्ट ऑर्डर लीवर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लीवर जो है यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है आपसे। तो ये 9 चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद में हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट लास्ट और 10 चैप्टर। 10 चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, एक रेडियन, उगरी को यहाँ पे बोलेंगे 1 रेडियन। 1 रेडियन किसके बराबर होता है गाइज। 1 रेडियन में आप सभी को बताना चाहूँगा 180/पाई के तुल्य होता है। तो ऑप्शन डी के अंदर ये लिखा हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइन थीटा किसके बराबर होता है। देखो यार समझेगा, इस चीज़ को समझो, थोड़ा सा इंग्लिश में आ गया ये 10th में, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों को आता भी होगा, बट आप लोग इसको थोड़ा सा इंग्लिश में यहाँ पे समझने का प्रयास करो। ये होता है हाइपोटेनस। ये क्या होता है, हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और अगर ये थीटा है तो ये थीटा के सामने वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं ऑपोजिट साइड, इसको बोलते हैं ऑपोजिट साइड। और जो बच गई ना, जो बच गई उसको हम बोलेंगे एक तरीके से एडजेसेंट साइड। ये थीटा के साथ वाली होती है, इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे, या फिर इसको बेस भी बोलते हैं, एडजेसेंट, एडजेसेंट, ठीक है। अब देखो, अब ये बोल रहे हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बीस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड को बोलते हैं, अपॉन हाइपोटेनस है अपना ये, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस किसके बराबर है। तो कोस देखो यार, आप सभी को ये तो आपको पता ही होगा यार, ये लाल बट्टा कक्का वाला आपने पढ़ा होगा, लाल बट्टा कक्का। तो कोस क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार को ही एडजेसेंट साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। और कर्ण जो है वो हाइपोटेनस होता है। तो एडजेसेंट को आसन भुजा, आसन भुजा बटे कर्ण कौन से में है? देखो ये बी ऑप्शन में, आसन भुजा बटे कर्ण भुजा, आसन भुजा बटे कर्ण भुजा, ठीक है, ऑप्शन बी में राइट आंसर। टेन किसके बराबर, टेन होता है ये रहा ऑपोजिट साइड। लंब क्या होता है, ऑपोजिट साइड होता है, ठीक है। विपरीत भुजा, विपरीत भुजा बटे, विपरीत भुजा बटे ये हो जाएगा साइन कोस टेन। विपरीत भुजा बटे एडजेसेंट साइड, आसन भुजा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है ये रहा, विपरीत भुजा बटे आसन भुजा, ठीक है।
विपरीत भुजा बटे आसन भुजा, ये इसी में तो लिखा हुआ है ऑप्शन सी में, तो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन का मान क्या होगा यदि साइन का मान इतना है। अभी साइन का मान इतना है तो टेन का मान कितना होगा, टेन का मान आएगा 4/3। कितना आएगा 4/3। देखो यार 4 5 और ये 3 वाला वो होता है, ठीक है। ये क्या होता है एक ट्राइंगल ही होता है 3 4 5 का। अगर इसमें कन्फर्म है साइन थीटा ये है तो टेन थीटा जो है वो 4/3 आएगा। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन थीटा बराबर इतना है, थीटा का मान क्या होगा। अब देखो यार साइन थीटा का मान √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो यार ऑप्शन सी जो है 60 डिग्री पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन 45 कितना होगा यदि साइन 45 1/√2 है। तो टेन 45 का वैसे डायरेक्टली आपको पता होगा यार एक होता है, टेन 45 कितना होता है एक होता है, ठीक है। राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 का मान यदि कोस 30 इतना है तो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है ना, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ऑप्शन बी। देखो यार तीन अपने ये मेन होती है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो होता है एक, एक प्लस टेन स्क्वायर, ये होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। और एक होता है 1 + कोट स्क्वायर, 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही पूछा था इसने, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीढ़ी जिसकी लंबाई 2.5 मीटर दीवार के साथ भूमि पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो। दीवार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब ये इसके सामने वाला ऑपोजिट साइड हो गई, ऑपोजिट साइड हमें ज्ञात करना। ऑपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया आपका लंब, ठीक है। और ये हाइपोटेनस, ठीक है। इसको एक तरीके से कर्ण बोलेंगे, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण किस में होता है, लाल बटा कक्का, मतलब ये साइन में ही होता है, ठीक है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर लंब मतलब x हो गया बटा कर्ण बराबर 2.5 है। अभी 2.5 को इधर आके गुणा करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है 4.33। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सी की ऊंचाई क्या है। ए सी की ऊंचाई यहाँ पे, ठीक सेम वैसा ही फिर से एक क्वेश्चन आ गया, बस इसमें क्या है ये एडजेसेंट साइड है, ये आधार है, ये लंब है, ठीक है। और लंब और आधार की आइडेंटिटी होती है आपकी टेन थीटा में, ठीक है। तो टेन 60 बराबर लंब मतलब आपको ए सी ज्ञात करना है, वो लिख दो, और का ये आधार मतलब 100 लिख दो, ठीक है। इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ए सी का मान निकल जाएगा। टेन 60 की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है √3। आप वो इसको कैलकुलेट करोगे तो राइट आंसर आ जाएगा 173.2। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवन की ऊंचाई क्या होगी यदि सी डी दीवार से 45 डिग्री का कोण व भवन से 60 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर जो है वो निकल के आएगा अपने सामने, जो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिवेशन कोण ज्ञात करो यदि एक लाइट हाउस जिसकी ऊंचाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है और ये इतनी है। अब ये देखो ये रिलेशन किस में आता है आपके टेन में आता है, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो ये निकालना है लंब बटे आधार, ये तो यार 15 ही हो गया। अब ऊपर भी 15 नीचे भी 15 मतलब एक। अब टेन का मान कब होता है एक, टेन का मान होता है 45 पर। ऑप्शन आ गया बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का जो है ये कंप्लीट हो गया। इससे पहले जो फर्स्ट मैंने वीडियो बना रखा है वो आप लोग जरूर देखिएगा 1 से 5 चैप्टर तक का, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा। और ये 6 से 10 तक के ये चैप्टर्स आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा आपका स्टूडेंट्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।